नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद भाग 2 से कुछ महत्वपूर्ण और संभावित तथा बेहतरीन प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और अगर आपको आवश्यक लगे तो इस वीडियो को अपने परिचित लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26 कि निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि परिमल है, विकल्प बी अनामिका, विकल्प सी गीत का या फिर विकल्प डी कुकुरमुत्ता है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अनामिका इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, बात करें अनामिका की तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अनामिका को निराला जी ने 1923 में लिखा, परिमल 1930 में, गीत का 1936 में और कुकुरमुत्ता 1938 में। ठीक है ना, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। आप कैसे इसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए मित्रों, जब भी कोई काम आप प्रथम बार करते हैं तो प्रथम काव्य संग्रह या प्रथम कार्य की बड़ी निराली बात होती है कि पहले वो अनाम होता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, तो शुरुआत जब उसका होता है ना तो अनाम होता है। तो अनाम क्या होता है, मतलब उसको 2-3 लोग ही जानते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, धीरे धीरे लोग उसको जानने लगते हैं। तो शुरुआत में हर व्यक्ति अनाम होता है। अनाम फर अनामिका को बैठा लीजिएगा। यही निराली बात है कि निराला जी का जो प्रथम काव्य संग्रह था वो अनामिका था, आराम था, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाद में लोगों ने धीरे धीरे जानना शुरू किया। ठीक है, तो आपके लंबित परिवार की भी ऐसी ही कुछ कंडीशन आप समझ सकते हैं कि अभी तो अनाम है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे लोग इसको जानने लगे, है ना, क्योंकि संख्या आपकी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत जो है ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल आप सबका जवाब आ गया कि प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी अनामिका इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि निराला जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि अनामिका है, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी आराधना या फिर विकल्प डी है सांध्य काकली। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आपको देना है। प्रश्न है बेहतरीन और उत्तर भी आपको बेहतरीन देना होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी फौरन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सांध्य काकली इज राइट आंसर। सांध्य काकली इज राइट आंसर। अनामिका की बात करें तो 1923 में भी आपने देखा, तुलसीदास का 1938 में। आराधना की बात अगर करते हैं तो बिल्कुल हर व्यक्ति जानता है कि आराधना है ना 1953 में लिखी गई है। और सांध्य काकली की बात करते हैं तो 1969 में। उल्टे सीधे है ना कार्य करते करते संध्या हो जाती है और अंतिम कार्य जो है संध्या में होता है। तो इसे दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा, उल्टे सीधे काम करते करते संध्या हो जाती है। उल्टे सीधे 6 को उल्टा करिए, 6 को सीधा करिए तो 69, उल्टे सीधे 69 काम करते करते संध्या हो जाती है। ये ध्यान में रखना है। और निराला जी का अंतिम काव्य संग्रह, देखिए अंतिम में क्या हो जाता है, काव्य का संग्रह करते करते इकट्ठा करते करते संध्या हो जाती है और जब संध्या हो जाती है तो व्यक्ति अपना काम बंद कर देता है। तो अंतिम काव्य संध्या में, अंतिम काव्य संध्या में, ऐसे कुछ दिमाग में रख लीजिएगा कि संध्या पर सांध्य काकली इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है निराला जी की प्रथम कविता कौन सी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अनामिका है, विकल्प बी जूही की कली है, विकल्प सी सांध्य काकली है या फिर विकल्प डी पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आपको देना है, सोच समझ कर देना है, बिल्कुल तैयारी के साथ दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जूही की कली इज राइट आंसर, है ना। देखिए निराला जी की जो पहली कविता है ना, बिल्कुल जूही की कली है, ये ध्यान में रखिएगा। कली कली तो पहले व्यक्ति कली भी होता है, बाद में खिल के फूल हो जाता है, तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कली कली, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। कब 1916 में लिखी गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। अनामिका की बात करें तो अनामिका तो पहला उनका काव्य संग्रह 1930 में लिखा गया। सांध्य काकली को भी आपने देखा है बिल्कुल 1936 में। और पत्रोकंठित है ना जीवन का विष बुझा हुआ भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 28 का आप सबने सही जवाब किया कि जो इनका प्रथम कविता है जूही की कली है। तो प्रथम कविता जूही कली ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसे हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा और इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए। हो सकता है इस प्रश्न का जो सामना है किसी परीक्षा में आपको करने को मिल जाए। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 29 है कि हिंदी का प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसे माना जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, इस पर स्टार लगाइए और इसे आज ही अपने दिमाग में छाप लीजिए। विकल्प ए कह रहे कि राम की शक्ति पूजा है, विकल्प बी आंसू है, विकल्प सी सरोज स्मृति है, या फिर विकल्प डी तुलसी दास है। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आपको देना है कि हिंदी का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शोक गीति कौन सा है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सरोज स्मृति इज राइट आंसर। बिल्कुल हिंदी का प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शोक गीति स्मृति इज राइट आंसर। और कौन सी स्मृति? सरोज स्मृति। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए सर्वश्रेष्ठ ध्यान में रखना है ना, शोक लिखना है और सरोज और स्मृति। तो बिल्कुल यश की घात 4 है ना। सर्वश्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति, सर्वश्रेष्ठ शोक गीति सरोज स्मृति, है ना। तो ये कुछ क्लू है और इस क्लू को बैठाइएगा, है ना। सर्वश्रेष्ठ शोक गीत, है ना, स्मृति, सरोज और स्मृति, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में आप रखिएगा। और बात करें सरोज स्मृति की, तो 1935 में निराला जी ने इसको लिखा था, है ना। इनकी जो प्रिय पुत्री थी का नाम था सरोज। तो सरोज की जो असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु पर इन्होंने इस कविता को लिखा था, सरोज स्मृति। और कब लिखा? 1935 में। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जब कोई व्यक्ति 3-5 करता है ना, तो बिल्कुल निराला जी को सरोज स्मृति याद आ जाती थी। तो 3-5 का मतलब है कि 1935। और इसी 3-5 में आपने देखा था कामायनी को, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। राम की शक्ति पूजा की बात करें तो 1936 में था, 1 वर्ष बाद। आंसू आप देख रहे हैं यहाँ पर विकल्प में। तो आंसू की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था ट्रिक में, हिंदी का जो बिल्कुल मेघदूत है वो आंसू बहाता है, यानी कि इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और आंसू तो पोंछ प्रसाद जी की रचना जान ही रहे 25 में, ठीक है। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और बिल्कुल तुलसीदास को आप देख ही रहे हैं, तो 1938 में निराला जी की रचना है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी सरोज स्मृति इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में से किसे ओज अवदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद को, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, विकल्प सी सुमित्रानंद पंत, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा को। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आपको देना है कि किस कवि को ओज अवदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है। तो आपसे में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अब विकल्प बी की बात करते हैं, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं निराला, है ना। देखिए निराला क्या है, कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए जो व्यक्ति निराला होता है ना, अनोखा होता है, विचित्र होता है ना, वो कब उसके ओज आ जाए, कब अवदात आ जाए, कब विरोध कर बैठे, इसका कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो निराला व्यक्ति यही है। कहते हैं कुछ लोगों को गांव में, समाज में कहा जाता है बड़ा विचित्र आदमी है यार, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई भरोसा है नहीं है कि कब उसके अंदर ओज हो, कब अवदात हो, कब विद्रोह कर दे। तो निराला अनोखा विचित्र, ध्यान में रखिएगा। तो निराला की बात आते ही ओज अवदात और विद्रोह, है ना, किसमें है? बोले सर निराला में, निराला फर निराला जी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 31 है कि अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति कवि कौन है ना। एक किस कवि को अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्त के कवि कौन है ना। विकल्प ए कह रहे जयशंकर प्रसाद है, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत है, विकल्प सी निराला, विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आपको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, निराला इज राइट आंसर, है ना। वही कौन? बोले सर जो ओज अवदात और विद्रोह का कवि हैं, वही क्या है? वही अकुंठ वयस्क श्रृंगार और दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। ये ध्यान में रखिएगा। निराला व्यक्ति कौन है? जो अकुंठ हो और वयस्क श्रृंगार हो तथा तृप्त कवि हो। तो ये बड़ी निराली बात है, अकुंठ वयस्क श्रृंगार और तृप्त कवि, निराला निराला, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि बहुस्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है, यह किसका कथन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा का है। सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 32 का उत्तर दीजिए कि बहुस्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है, ये किसका कथन है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। देखिए बहुस्पर्शनीय प्रतिभा तो निराली होती है, और ये प्रतिभा किसमें है? बोले रामचंद्र में ध्यान में रख दीजिएगा कि बहुस्पर्शनीय प्रतिभा रामचंद्र में, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कुछ कहा है निराला के विषय में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि सेनापति को, विकल्प बी प्रसाद को, विकल्प सी पंत को, या फिर विकल्प डी निराला को। तो प्यारा सा प्रश्न है, आसान सा जवाब आप सबका आना चाहिए। और इस प्रकार के प्रश्न तो बहुत आसान हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल ये परीक्षा में भारी पड़ जाते हैं। तो इसलिए इन सभी जो आसान से प्रश्नों हैं उन सभी प्रश्नों को भी आपको देखते हुए चलना है, कहीं से भी और किसी भी प्रकार के जो तथ्य हैं उसको छोड़ना नहीं है। और ये जो आपको टॉपिक वार प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे प्रश्नोत्तरी मिलती है, तो मित्रों इसको केवल आप प्रश्नोत्तरी ही ना समझें, बल्कि आप इसको फास्ट रिवीजन भी समझ सकते हैं, है ना। तो रिवीजन समझ करके आप इसकी तैयारी करें। तो कुछ तो हमारे पुराने भाई बहन हैं जिनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं साबित होगा, वो अपनी केवल तैयारी परख सकते हैं। लेकिन जो हमारे नए भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया कि प्रकृति का सुकुमार कवि पंत हैं। पंत कौन पंत बोले? वही सुमित्रा नंदन पंत, है ना। तो देखे होंगे जो सुकुमार होगा ना, तो कवियों में जिसका नाम बिल्कुल सुमित्रा है, स्त्री वाला नाम है, पंत है, वही क्या है? बोले सर वही सुकुमार है। ये ध्यान में रखिएगा, जिसका नाम सुकुमार वही बिल्कुल प्रकृति का सुकुमार है। तो प्रकृति का पास से प्रकृति, पास से पंत, पास से प्रकृति, पास से पंत, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो प्रकृति का सुकुमार जो कवि है सुमित्रानंद पंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है, सुमित्रानंद पंत की रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प ये कह रहे हैं कि उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव और गुंजन। विकल्प बी में ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन और उच्छ्वास। विकल्प सी में बीड़ा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास और ग्रंथि। और विकल्प डी में है उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, गुंजन, पल्लव। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 34 का जवाब आपको सोच समझ कर देना है कि सुमित्रानंद पंत की रचनाओं का सही क्रम क्या है। और आप में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सिर्फ विकल्प ए को लाग किया जाए, है ना। क्या है? उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, है ना। ये सुमित्रानंद पंत जी की रचनाओं का क्रम है। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए, जो होता उग्र, है ना, उग्र बीपी क्या होती है? उग्र बीपी जो है गुंजन करती है। जब किसी व्यक्ति को उग्र बीपी होता है, ब्लड प्रेशर उग्र हो जाता है, तो हल्का सा गुंजन करता है, गुंजन, है ना। उग्र, उ फार उच्छ्वास, गा फार ग्रंथि। तो उग्र बीपी, बी से बीड़ा, पा से पल्लव, है ना। तो उग्र बीपी क्या करता है? गुंजन करता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। बात करें उच्छ्वास, तो उच्छ्वास हर व्यक्ति के अंदर 20 वर्ष तक रहता है। ग्रंथि 20 वर्ष तक सक्रिय रहती है, सबके अंदर तेज की ग्रंथि होती है। और बीड़ा ले लो भैया, तो बीड़ा ले लो कब? बोले थे 2-4 बार बीड़ा ले लीजिए। और पल्लव की बात करते हैं तो पल्लव तो 2 ठे चाहिए, 28, है ना। और गुंजन तो 32 है ना, 32 दांतों से गुंजन होती है। ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 34 का विकल्प ए को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा कि उग्र बीपी क्या करती है? बिल्कुल गुंजन करती है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 35 है कि पंत की प्रगतवादी रचनाओं का सही क्रम है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सबसे पहले उगबाणी, युगांत और ग्राम्य। विकल्प बी में है युगांत, युगबाणी, ग्राम्य। विकल्प सी युगबाणी, ग्राम्य और युगांत। विकल्प डी में ग्राम्य, युगबाणी और युगांत। तो थोड़ा सा प्रश्न संख्या 35 को सोच समझ करके आपको जवाब देना है। इस प्रकार के प्रश्न तो टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बात करें नेट जेआरएफ की परीक्षा में तो इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि कौन सी रचना पहले है और फिर कौन सी रचना बाद में की गई है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 35 के विकल्प बी को लाग किया जाए, युगांत, युगबाणी और ग्राम्य। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो आप बना लीजिएगा, युगा युग तक क्या है? ग्राम की प्रगति होती है। युगा युग तक, युगा युगांत, युग युगबाणी, ग्राम की ग्राम्य प्रगति होती है। यानी कि पंत की प्रगतवादी रचनाओं का क्रम है कि युगा युग तक, युगा युग ग्राम की प्रगति होती है, युगा युग ग्राम की प्रगति होती है। ठीक है, ऐसे क्लू बनाइएगा, उसे कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन महाकाव्य किसके जीवन पर लिखा है ना। संख्या 36 है कि सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन महाकाव्य किसके जीवन पर लिखा। विकल्प ये कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प बी महात्मा गांधी। विकल्प सी सूरदास। और विकल्प डी तुलसीदास। तो आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, महात्मा गांधी इज राइट आंसर, है ना। तो आपने देखा भी होगा कि लोक में आयतन है कौन? बोले महात्मा गांधी। तो जो लोक का आयतन होगा, लोक का आयतन होगा, है ना। आयतन जानते हैं ना, बिल्कुल घर समझिए, आयतन घर, आकार, आकृति। तो लोक का आयतन बिल्कुल महात्मा गांधी है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि महात्मा गांधी की
जो जीवनी पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? विकल्प ये कह रहे हैं कि लोकायतन के लिए, विकल्प बी पल्लव, विकल्प सी कला और बूढ़ाचार, विकल्प डी चिदम्बरा। तो सोच समझ करके उत्तर देना। प्रश्न संख्या 37 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आप सभी भाई बहनों का उतनी ही उत्कृष्ट तैयारी है। सबका जवाब तेजी के साथ आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, चिदम्बरा इज राइट आंसर, है ना। पहली बार आ किसको बोले? पंत को मिला 68 में, क्या बोले? ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहली बार आ पंत को, पहली 12 माने चिदम्बरा और पास से पहली पास से पंत को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1968 में। ध्यान में रखिएगा। बात करें लोकायतन को, तो लोकायतन कृति जो थी सुमित्रानंद पंत जी की, इस पर सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला है। कला और बूढ़ाचार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और पल्लव भी आपको दिखाई दे रहा है, तो पास से पल्लव, पास से पहला, तो छायावाद का घोषणा पत्र है, जिसे आप मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 37 का विकल्प डी चिदम्बरा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से किस कृति की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? विकल्प ये कह रहे हैं कि पल्लव, विकल्प बी गुंजन, विकल्प सी बीड़ा या फिर विकल्प डी युगांत। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। पास से पल्लव, पास से पहला, पास से घोषणा पत्र, है ना। तो बिल्कुल पास से पहला, पास से पत्र, पास से पल्लव, बिल्कुल विकल्प ये और पंत जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 38 के विकल्प ए को कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है, सुमित्रानंद पंत मूल रूप से किस दर्शन से प्रभावित थे? विकल्प ये कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन से, विकल्प बी आनंद दर्शन से प्रभावित थे, विकल्प सी अरविंद दर्शन से या फिर विकल्प डी शैव दर्शन से। तो प्रश्न संख्या 39 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। सुमित्रानंद पंत जो है अरविंद, नंद दर्शन, अरविंद, नंद अरविंद, नंद अरविंद दर्शन से, है ना। तो जो सुमित्रानंद पंत थे वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है कि हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी किसे कहा जाता है? विकल्प ये कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, विकल्प बी महादेवी वर्मा को कहा जाता है या फिर विकल्प सी मीराबाई को या फिर विकल्प डी मन्नू भंडारी को। तो सोच समझ के विचार कीजिएगा, फिर प्रश्न संख्या 40 का जवाब दीजिएगा और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, महादेवी वर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जब विशाल मंदिर होगा ना तो उसकी देवी जो होंगी वो भी विशाल होंगी, माने महान होंगी, महादेवी। तो विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी महादेवी वर्मा, है ना। तो ये विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी कौन है? सरस्वती कौन है? तो महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 41 है कि महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं कि सांध्य, नीरजा, रश्मि और निहार, विकल्प बी है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य, विकल्प सी में है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, विकल्प सी में है निहार, रश्मि, सांध्य गीत और नीरजा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 41 को आप देख रहे हैं, तो आई थिंक दो विकल्प बिल्कुल सेम है, विकल्प बी और विकल्प सी। तो बिल्कुल आप अगर विकल्प बी और सी अगर सेम आपको दिख रहे हैं और दोनों अगर सही होंगे तो आप इसका जवाब दोनों देंगे तो दोनों सही माना जाएगा। और आप इससे कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लर्कियल त्रुटि है, तो बिल्कुल मिस्टेक हो गया है मुद्रण में, जब इसका मुद्रण किया जा रहा था तो इस तरह की गलतियां कभी कभी हो जाती हैं और यहाँ भी एक गलती हुई है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया। कुछ भाई बहन बी कह रहे हैं, कुछ भाई बहन सी कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का बी या सी दोनों में से कोई जवाब है तो दोनों सही है, क्योंकि दोनों विकल्प सेम हैं। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। तो सबसे पहले निहार कब? 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा की बात अगर आपके दिमाग में आएगी तो नीरजा बिल्कुल निहार की, निहार, रश्मि, नीरजा, है ना। तो बिल्कुल, और सांध्य गीत की बात करते हैं तो बिल्कुल निहार 30 की, रश्मि 32 की, नीरजा 35 की और बिल्कुल सांध्य गीत 36 की, है ना। तो निहार 30, रश्मि 32, नीरजा की बात आते ही आपके दिमाग में 35 आना चाहिए और सांध्य गीत 36, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 41 के विकल्प बी या सी को कंठस्थ कर लीजिएगा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है कि निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किस कृति में है? विकल्प ये कह रहे हैं कि सप्तपैड़ा में है,
विकल्प बी यामा में है, विकल्प सी दीपशिखा में है या फिर विकल्प डी निहार में है। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 42 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, यामा इज राइट आंसर। निहार रसमीजा और शांत गीत के जो महत्वपूर्ण गीत हैं वो यामा में संकलित है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी यामा पर महादेव वर्मा जी को बिल्कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यामा की रचना बिल्कुल 1940 में महादेव वर्मा जी ने किया है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और बिल्कुल प्रश्न संख्या है ना 42 को विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्न में से किस कृति में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य अनुवाद है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यामा में, विकल्प बी निहार में, विकल्प सी सप्तप्रदा में या फिर विकल्प डी प्रथम आयाम में। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 43 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी भाई बहनों का उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। ऋग्वेद के मंत्रों का जो काव्य अनुवाद हिंदी में सप्तप्रदा में, सप्तप्रदा ऋग्वेद सप्तप्रदा, ऐसे क्लू बनाइएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में से महादेव वर्मा की किस कृति की भूमिका हरिओध जी ने लिखी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि निहार की, विकल्प बी रश्मि की, विकल्प सी यामा या फिर विकल्प डी सप्तप्रदा की। तो प्रश्न संख्या 44 आपके स्क्रीन पर है। इसका जवाब आपको देना है कि बिल्कुल महादेवी वर्मा की कौन सी कृति है जिसकी भूमिका हरिओध जी ने लिखा है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, निहार इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए किसी भी चीज़ की भूमिका लिखने के पहले सबसे पहले निहारते हैं। कौन? बोले हरिओध ने निहार की भूमिका लिखा, निहार की भूमिका हरिओध ने, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 44 के विकल्प ए को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। बात करें निहार की तो बिल्कुल निहार 1930 में, रश्मि की बात करें 1932 में, यामा 1940 में और सप्तप्रदा 1960 में महादेव वर्मा द्वारा लिखी गई कृतियाँ हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि महादेव वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से हुआ है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यामा शीर्षक से, विकल्प बी निहार शीर्षक, विकल्प से प्रथम आयाम या फिर विकल्प डी दीपशिखा। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रथम आयाम इज राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, है ना। बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी बेहतरीन आया। तो जिन भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प सी प्रथम आयाम आया है, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए तो निश्चित रूप से आप लोग इसको रट लीजिए कि ब्रजभाषा और प्रारंभिक खड़ी बोली कविता का संग्रह प्रथम आयाम है, ठीक है। यामा में निहार निर्जा और शांत का संकलन है, ध्यान में रखिएगा। निहार प्रथम इनकी कृति है आप कह सकते हैं और इसकी भूमिका हरिओध जी ने लिखा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न से महादेव वर्मा के विषय में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि महादेव वर्मा शैव दर्शन से प्रभावित थी, विकल्प बी महादेव वर्मा को रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है, विकल्प सी है महादेव वर्मा को सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं, और विकल्प डी है कि महादेव वर्मा की जो कृति है यामा, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 46 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और अगर इस प्रश्न को आप बना ले जाते हैं निश्चित रूप से यहाँ से 4-6 प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिन भाई बहन का जवाब आएगा निश्चित रूप से उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और बिल्कुल आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए। महादेव वर्मा शैव दर्शन से प्रभावित नहीं थी, बल्कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महादेव वर्मा बौद्ध धर्म है ना से प्रभावित थी, बौद्ध धर्म है ना। तो इनका बौद्ध दर्शन था, ध्यान में रखिएगा, महादेवी का बौद्ध दर्शन, है ना। यही क्या है, असंगत है। बाकी महादेव वर्मा रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक प्रिय बिल्कुल आपको दीपक और चाँद बादल है और इनकी यामा कृत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 है निम्नलिखित में से किस कवि को एक भारती की आत्मा के नाम से जाना जाता है। विकल्प कह रहे मैथिली शरणगुप्त, विकल्प बी रामनाथ त्रिपाठी, विकल्प सी जय प्रसाद सुख स्नेही या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब आप सबको रटा हुआ है एकदम बिल्कुल, इसलिए आप सबका जवाब भी बहुत तेज़ी के साथ आ गया कि सर प्रश्न संख्या 47 का विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर, है ना। एक भारतीय की आत्मा जो होती है ना बिल्कुल मक्खन सी होती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। ऐसे क्लू बनाइएगा कि एक भारतीय की जो आत्मा होती है मक्खन सी बिल्कुल चिकनी होती है, निर्मल होती है, ठीक है।
चलिए, प्रश्न संख्या 48 है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन को किस उपनाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल विकल्प ए कह रहे हैं कि नवीन, विकल्प बी अब्र, विकल्प सी रसा या फिर विकल्प डी दास। तो आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा और इसके बाद प्रश्न संख्या 48 का जवाब दीजिएगा कि बालकृष्ण है ना शर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। और मेरे द्वारा मुँह से खुद निकल गया था कि बालकृष्ण शर्मा और नवीन, तो नवीन इज राइट आंसर है ना। अब्र बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन को कहा जाता है, रसा भरतरंजन, दास की बात करते हैं तो भिखारी दास कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 48 का विकल्प ए को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 49 है कि कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है। सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप सबका जवाब आना चाहिए। और बिल्कुल आप सबका जवाब विकल्प ये कह रहे हैं कि महादेव वर्मा का, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त का, विकल्प सी माखला चतुर्वेदी या फिर विकल्प डी सिया राम शरण गुप्त का है। तो आपको सोच विचार लीजिए, फिर उत्तर इसका दीजिए। और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर कैदी और कोकिला बिल्कुल है ना माखन, है ना माखन खाते हैं। और पुष्प की अभिलाषा होती है माखन जैसे, है ना लाल होने की। तो पुष्प की अभिलाषा है मक्खन जैसे बनने की, माखन जैसी। और कैदी और कोकिला माखन खाते हैं। तो माखन को यहाँ पे जो लीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की दोनों रचनाएं हैं, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा। स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल छपने लायक है, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आज की प्रश्नोत्तरी में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 50 है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रश्मि रेखा, विकल्प बी अपलक, विकल्प सी कुमकुम या फिर विकल्प डी हम बिस्पाई जन्म के। तो सोच समझ लीजिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 50 का जवाब दीजिए। तो निश्चित रूप से जो भाई बहन सुबह से बिल्कुल 50 प्रश्नों तक प्रश्नोत्तरी में बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना कि आप सबका बिल्कुल चयन इसी बार हो जाए। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 50 का जो विकल्प है, विकल्प सी कुमकुम इज राइट आंसर, है ना। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह क्या है, बोले कुमकुम। कुमकुम ध्यान में रख लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दर्ज करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को जांचें परखें और बेहतरीन करें। और इसी तरह से प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित कुल 125 महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे द्वारा कराए जाते हैं। तो आप सब बिल्कुल प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे प्रश्नोत्तरी में जुड़िए, जांचिए परखिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।